हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 46 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल कर रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 45 लेक्चर हो चुके हैं। व्हाट आई मीन्स, अब पॉलिटी एंडिंग पे है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो कैसे देखना है, हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, कुछ लिंक नहीं है, वो जैसे ही वीडियो देखते जाओगे स्टार्टिंग से वैसे वैसे वो लिंक मिलती जाएगी आपको। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो वेडनेसडे एंड संडे वीक में 2 दिन आता है, दिन में 3 बजे आएगा। सब काम छोड़ दीजिए, आज हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कमीशन का सेकंड पार्ट। जैसे ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है, सेकंड पार्ट जो रिमेनिंग है, जो इंपोर्टेंट कमीशन सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। ये पूछा है कि बताइए स्टेट ह्यूमन राइट के चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है। क्लियर? देखते हैं प्रेसिडेंट नहीं, ये किसको करता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। क्लियर? गवर्नर करता है चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, अपॉइंट करता है। बट यहाँ क्वेश्चन एक डिफरेंट है, थोड़ा कंट्री पॉइंट है, याद रखना। देखो, स्टेट में 2 बॉडी हैं, एक तो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। बट रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। ये स्टेट की बात चल रही है। और सेकंड बॉडी है स्टेट ह्यूमन राइट, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके भी चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर। और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये 2 बॉडी आपको याद रखना है कि इन 2 बॉडी जो स्टेट की हैं, इनके सारे मेंबर और चेयरमैन को रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। तो अगर यहां पर क्वेश्चन होता चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर रिमूव्ड बाय, तो इसका आंसर प्रेसिडेंट होता। बट ये अपॉइंटमेंट पूछ रहा है तो गवर्नर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का फंक्शन नहीं है। देखो, पहला, इंक्वायरी सू मोटो द वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बिल्कुल है, ह्यूमन राइट अगर वॉयलेशन होता है तो वो सू मोटो इंक्वायरी कर सकता है। वी कैन से बिना रिपोर्ट के। सू मोटो क्या होता है कि बिना रिपोर्ट के, कोई रिपोर्ट भी नहीं करेगा तो भी वो अपनी मर्जी से कर सकता है, डेलिबरेटली। क्लियर? देन आफ्टर विजिट एनी जेल। बिल्कुल है, ये भी फंक्शन है, किसी भी जेल में जाके चेक कर सकता है कि ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन का रिव्यू कर सकते हैं, जो भी कानून है, एक्ट है। टू पनिश फॉर द वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये नहीं है, पनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ह्यूमन राइट सिर्फ ओनली इंक्वायरी कर सकता है और पनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, जो कि पुलिस होगी या फिर जेल में जाएगा या फिर गवर्नमेंट करेगी। क्लियर? पनिश करने की एज पर दी आईपीसी और सीआरपीसी। क्लियर? इसी हिसाब से। बट इंक्वायरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन राइट की है, याद रखना। चलते अपना के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट बिल्कुल है, आर्टिकल 243 क्लॉज आई। क्लियर? लोकसभा सेक्रेटेरिएट आर्टिकल 98। क्लियर? फाइनेंस कमीशन एट द सेंटर आर्टिकल 280। बट ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इसके लिए एक्ट पास हुआ था। कौन सा? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। क्लियर? याद रखोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। ये पूछा कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से एक बॉडी ऐसी है जो डिफरेंट है, वो कौन सी है? देखो, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 338B में। क्लियर? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में एक्ट पास हुआ था। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, कौन सा है, आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया इलेक्शन कमीशन, बट सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, बट थर्ड नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसलिए वो डिफरेंट है। तो सी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी, ये पूछा कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी इसमें कौन कौन सी है, तो देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन बिल्कुल है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बिल्कुल है, 243 क्लॉज आई बताया था मैंने। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 243 के क्लॉज के। देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट पंचायत 243 क्लॉज बी, याद रखना। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ये नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी नहीं है। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी। तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन आंसर हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी है, याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैंने आपको ये शायद बताया नहीं है। इन 2000 में क्या हुआ था कि जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो गए थे काम करे हुए, वीकेंड से हमारे इंप्लीमेंट हुए 50 साल हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एक कमेटी बनी गई थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जब वो पीएम थे तो इन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसको बोलते हैं रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया था। और इसको हेड किया था किसने, एमएन वंगटेचलिया, क्लियर, इन्होंने हेड किया था एमएन वंगटेचलिया जी ने। और ये रिव्यू करेगा क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट 50 ईयर, 50 साल में कैसा हुआ, क्या क्या रिकमेंडेशन इसमें चेंजेस होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी सेटअप करी गई थी, और कमीशन भी बोल सकते हैं, जिसको हेड कराता है एमएन वंगटेचलिया ने, क्लियर। देखते हैं, द रिपोर्ट विल बी ऑफ रिकमेंडेड नेचर, बिल्कुल सही है। देखो ये रिकमेंडेटरी नेचर है, ये बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट पे कि वो इसके रिकमेंडेशन को माने। इवन इसके जितने भी रिकमेंडेशन थे वो अधिकतर एक्सेप्ट नहीं किए गवर्नमेंट ने, क्लियर। देयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव बाय पार्लियामेंट, नहीं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस एमएन वंगटेचलिया, बिल्कुल सही है, इन्हें हेड किया था। इट विल फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिकल नीड ऑफ द कंट्री, नहीं, इट विल फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट 50 ईयर, 50 साल में इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ इसकी स्टडी करना। दैट इज द वर्क ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। दैट वाज सेट अप इन 2000 बाय एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, क्लियर। चलते हैं, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर है। द टेन्योर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पूछा कि बताइए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का टेन्योर क्या है। देखो 2019 से पहले की बात की जाए, बिफोर 2019, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का टेन्योर था 5 ईयर टिल 65 ईयर ऑफ एज, क्लियर। बट आफ्टर 2019 इसकी एज रिड्यूस कर दी, टेन्योर रिड्यूस कर दिया, और टेन्योर कर दिया 3 ईयर टिल 65 ईयर एज, कितनी कर दी, 3 ईयर टिल 65 ईयर एज। तो इसका आंसर है 3 ईयर और 65 ईयर एज, याद रखना। हु इज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पूछा है कि बताइए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। तो प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, एनवायरमेंट मिनिस्टर नहीं होता। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो होता कौन है, अ पर्सन who have knowledge or expertise in environment protection, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में जिस किसी को नॉलेज या एक्सपर्टीज होगी तो उसको चेयरमैन बनाया जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन कंसिडर्ड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज रिलेटेड टू, ये पूछा कि बताइए स्वर्ण सिंह कमेटी की जो कमेटी सेटअप करी गई थी वो किससे रिलेट करती थी। देखो मैंने बताया था आपको, जब फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, फंडामेंटल ड्यूटी,
फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाया था, तो ये मैंने कमेटी बताई थी आपको। फंडामेंटल ड्यूटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो एक 1976 में एक कमेटी सेटअप करी गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी? स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे कि फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए इंडिया के अंदर। इवन ये इंदिरा गांधी के टाइम बनी थी। और इसमें एक और पॉइंट भी रिकमेंडेशन दिए थे, क्या था कि प्रायोरिटी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट। क्लियर? याद रखोगे। मंडल कमीशन हुज प्रपोजल क्रिएटेड मैसिव डिस्प्यूट वाज सेट अप बाय। ये पूछा कि मंडल कमीशन जो कि डिस्प्यूट, किस डिस्प्यूट के लिए सेटअप किया गया था। देखो ये सेटअप करा था मोरारजी देसाई ने। कब सेटअप हुआ था? 1979 में। ये मंडल कमीशन 1979 में सेटअप किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 1980 में। बट क्वेश्चन बनता है कि सर सेटअप तो हुआ था, तो स्टडी द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट, इसकी स्टडी करना। जो ओबीसी आप बोलते हो, ओबीसी के रिजर्वेशन के फादर यही है मंडल कमीशन। क्लियर? ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है सेंटर में, तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन ही थे। उसी वजह से ये वी कैन से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है जो है ओबीसी है, इनको रिजर्वेशन मंडल कमीशन नहीं दिलवाया था, जो कि 1979 में मोरारजी देसाई जब पीएम थे इन्होंने सेटअप करा था। 1980 में इसके रिकमेंडेशन आ गए थे। इवन इसको एक्सेप्ट किया था बीपी सिंह ने। बीपी सिंह ने इसको इंप्लीमेंट किया था। देख लेना। द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वॉज सबमिटेड इन, तो 1980 में सबमिट कर दी थी, जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो मैंने बताया था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट गवर्नर करता है और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द चेयरमैन ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। देखो जैसे मानिए आप जैसे जानते हो कि हर स्टेट में अपना एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और जब पंजाब और हरियाणा स्टेट सेपरेट हुई थी, क्लियर, 1966 में, तो इसके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाता है एट द टाइम ऑफ वी कैन से सेपरेशन ऑफ बोथ स्टेट। क्लियर? तो क्या हुआ था कि ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब दो पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए जिसके लिए ऑफिसर अपॉइंट करे जाए फॉर बोथ स्टेट, तो इसके मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर अपॉइंट करेगा दोनों स्टेट के। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाएगी? प्रेसिडेंट पे। और जैसे आप जानते हो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी चेयरमैन और मेंबर होते हैं, इसको रिमूव प्रेसिडेंट ही करता है। तो क्लियर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट कंसल्टेड। ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन से मैटर है जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट नहीं किया जाता। ऑन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस, बिल्कुल कंसल्ट किया जाता है इस मैटर में। ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस, बिल्कुल कराया जाता है। ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग प्रमोशन सिविल सर्विस ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, बिल्कुल कराया जाता है। बट ऑन मेकिंग ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, ट्रांसफर में कंसल्ट नहीं किया जाता। इट इज अ responsibility, we can say it is the power of the state government to transfer the civil servant from one district to other district। क्लियर? इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसर्न नहीं किया जाता। चलते हैं। द यूपीएससी कैन बी entrusted with the function of state public service commission with the approval with। ये पूछा कि बताइए कि अगर यूपीएससी को कोई एडिशनल जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्क अगर हैंड ओवर करना है यूपीएससी को, तो ये कौन अप्रूव करेगा? तो ये अप्रूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पूछा कि बताइए पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव करने की पावर किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है 317। कौन सा है? 317। याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूपीएससी। ये पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर रिलेट किया जाए यूपीएससी से। इट सुपरवाइज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं और इंडिपेंडेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, कोई रिलेशन नहीं है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में। बोथ बॉडी आर इंडिपेंडेंट एंड बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ऑल इट मेंबर आर टेकन फ्रॉम स्टेट पब्लिक कमीशन, बिल्कुल गलत है। यूपीएससी के अलग से मेंबर अपॉइंट करे जाते हैं, ना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लिए जाते हैं। इट सेंड एनुअल गाइडलाइन टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं देती यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड वर्क इंडिपेंडेंटली एज पर दी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूपीएससी, ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा सही है अगर यूपीएससी का देखा जाए। रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है 123 बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल नंबर 315, कौन सा आर्टिकल है यूपीएससी का, आर्टिकल 315 याद रखोगे। और ऑल इंडिया सर्विस 312 याद रखना 312। द यूपीएससी सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू, ये पूछा कि यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, एंड प्रेसिडेंट आफ्टर दैट प्रेजेंट दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट, याद रखना। द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये पूछा कि बताइए पहली वुमेन चेयरमैन कौन रही यूपीएससी की, तो इनका नाम था मार्गरेट अल्वा। क्या नाम था, मार्गरेट अल्वा। द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश आर चार्ज ऑन, देखो जितने भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके चार्ज होते हैं, वो कहां से लिए जाते हैं, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिए जाते हैं। क्लियर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज करे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। विच एक्ट एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पूछा कि बताइए कौन सा एक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया पहली बार सेटअप करा गया था, किस एक्ट के जरिए, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और 1926 में सबसे पहला पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करा गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करा गया था। और इवन इसको बोला जाता था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बोला जाता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट कमीशन पूरे कंप्लीट कर दिए मैंने, 2 पार्ट में कंप्लीट करे हैं, रिमेनिंग पार्ट देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे लास्ट में। एक्चुअली का जो सीक्वेंसिंग है वीडियो की लिंक की जो डिस्क्रिप्शन में दी है वो थोड़ी अपोजिट हो गई है, स्टार्टिंग 4/5 लास्ट में मिलेगा आपको वो वीडियो 45th। क्लियर, याद रखना, देख लीजिए, इंपोर्टेंट कमीशन भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके, 3 या 4 वीडियो और बचे हुए हैं, आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। इवन देख लीजिए सारे वीडियो, आपकी इंडियन पॉलिटी के लिए आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।